हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एनटीटी के चैप्टर 8 की बात करेंगे, यानी कि शिक्षण की विधियों के बारे में बात करेंगे। 8 नंबर चैप्टर। इसके अंदर हमें क्या क्या दिया है, यानी पिछले वीडियो में हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब जो 8वां चैप्टर है ना, वो उससे रिलेटेड ही है थोड़ा बहुत, या फिर छठे चैप्टर से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो है पाठ योजना। पाठ योजना के अंदर क्या बताया है कि कोई भी टीचर होता है ना, वो पूरी तैयारी के साथ पाठ योजना का निर्माण करता है। यानी कैसे उस पाठ को पढ़ाना है, कैसे कक्षा में बच्चों के समकक्ष रखना है, कैसे प्रस्तुत करना है, इन सभी चीजों को क्या बोलेंगे? पाठ की योजना। अब इसके बारे में है ना, एक वैज्ञानिक थे डेविस, उन्होंने बताया था। अब देखो डेविस ने क्या कहा। डेविस डेविस ने क्या कहा कि कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी किस चीज की करनी चाहिए? कि जो भी पूरा पाठ दिया है उसको पूरी तरह से पढ़ के, उसको समझ के, उसको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, और उसके बाद ही बच्चों के समकक्ष या फिर उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ये किन्होंने बताया? डेविस ने बताया। किस बारे में? पाठ योजना के बारे में। यानी कि पूरे पाठ को तैयार करके इस शिक्षक को बच्चों के सामने जाना चाहिए और उसे प्रस्तुत करना चाहिए। फिर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शब्दकोश क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शब्दकोश। इसके अंदर पाठ योजना के बारे में क्या बताया है? इसके अंदर बताया है कि जो हमारी पाठ योजना है ना, उसमें हम क्या करेंगे कि पाठ को उसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे जिस क्रम में हमें बच्चों के सामने उसे प्रस्तुत करना है। यानी कि अगर हमें अपनी मातृभाषा में पढ़ाना है तो हम उसको मातृभाषा में ही तैयार करेंगे। अगर हिंदी लैंग्वेज हमारी मातृभाषा है तो उसी में तैयार करेंगे। मान लो इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर तैयार करेंगे। ये चीज किस में बताई है? अंतरराष्ट्रीय शब्द शिक्षा शब्दकोश में बताई है। किसके लिए? पाठ योजना के लिए। एक तो डेविन ने बताया और एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शब्दकोश के अनुसार बताया गया है। अब एग्जाम में ऐसा है कि पाठ योजना के डेविस वाली पूछ ले, मान लो आपसे, कि शिक्षक को किस प्रकार से पाठ को पूरा तैयार करके शिक्षक को बच्चों के समकक्ष रखना चाहिए। ये बात किसने बताई? डेविस ने। तो इनका नाम याद रखना। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शब्दकोश में क्या बताया कि उसी क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए जिस क्रम में बच्चों के सामने रखना है। इतनी सी बात है इसके अंदर। फिर इसके उपागम है पाठ योजना के। उपागम क्या होते हैं? उपागम मतलब इसकी शाखा मान लो आप, शाखा मान लो, पार्ट मान लो। तो इसके उपागम क्या क्या है? पहला है हर्बर्ट का पंचपदीय सिद्धांत। पंचपदीय उपागम, यानी कि हर्बर्ट ने जो है वो पंचपदीय उपागम बताया। इसके अंदर क्या था कि 5 योजनाएं थी, टोटल 5 योजनाएं। हर्बर्ट कहाँ से थे? ये जर्मनी से थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। और इन्होंने पाठ योजना के लिए जो उपागम बताया उसमें पंचपदीय उपागम, जिसमें कि 5 योजनाएं बताई। ठीक है, इन्हें एक दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री कहा जाता था। और फिर है 2 नंबर पर मैरिसन या इकाई उपागम। मैरिसन या इकाई उपागम। इन्होंने क्या बताया? मैरिसन ने कहा कि कोई भी पाठ है उसकी अलग अलग इकाई डिवाइड करके उसमें पढ़ाया जाएगा, यानी कि खंड विधि के तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये किसने बताया? मैरिसन ने बताया। तो इसका नाम क्या है? इकाई उपागम। फिर है ब्लूम या मूल्यांकन उपागम। मूल्यांकन का मतलब जांच करना, यानी पाठ की जांच करना। ये किसने बताया? ब्लूम ने बताया। फिर है RCEM उपागम।
ये वैज्ञानिक के नाम से ही जाना जाता है, RCEM उपागम। तो ये उपागम ध्यान में रखना, थोड़े से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से शिक्षा के या पाठ्य योजना के उपागम बताए गए। पाठ्य योजना से रिलेटेड यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। फिर आगे देखो, हमारा टॉपिक जो है हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, यानी कि हिंदी भाषा का शिक्षण होता है, उसके सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। इसके अंदर क्या बताया कि हिंदी भाषा क्यों पढ़ाई जाती है, इसके सामान्य उद्देश्य क्या है। अब हिंदी हमारी मातृभाषा है, कई स्टेट में ये मातृभाषा है, तो वहां पे पहली भाषा के रूप में, और कई स्टेट में ये मातृभाषा नहीं है, तो राष्ट्रगान या फिर दूसरी भाषा के रूप में इसे पढ़ाया जाता है। भाषा की शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि भाषा की शिक्षा के आधार पर बच्चा क्या करता है, जानकारी प्राप्त करता है। इसीलिए भाषा के शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या क्या बताए हैं। क्रमबद्ध विचार प्रणाली का विकास करता है, और ज्ञान प्राप्त करने और मनोरंजन के लिए जरूरी है भाषा का ज्ञान, यानी कि किसी भी भाषा का ज्ञान ज्ञान प्राप्ति और मनोरंजन के लिए जरूरी है। मातृभाषा का ज्ञान होना जरूरी होता है, ठीक है। अब कई स्कूलों में ऐसे भी तो करते हैं, जैसे कोई भी हिंदी का वाक्य है मान लो, और उनकी मातृभाषा मान लो तमिल साइड, उनकी मातृभाषा तमिल है, तो उस हिंदी को वाक्य को तमिल में कन्वर्ट करके पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चे को अपनी मातृभाषा में क्या होती है, चीज जल्दी समझ में आ जाती है, इसीलिए क्या करते हैं, हिंदी भाषा का शिक्षण करवाना जरूरी समझते हैं, ठीक है। फिर है अगला पॉइंट है हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों का विवरण, यानी हिंदी भाषा की शिक्षण की क्या क्या विधि है। कौन कौन सी विधि है जिनके द्वारा हिंदी भाषा का शिक्षण प्रदान किया जाता है। शिक्षण का सीधा सा अर्थ है कि सिखाया जाता है या फिर पढ़ाया जाता है। अब कौन कौन सी विधि है, एक तो है प्रत्यक्ष विधि, और एक है वार्तालाप की प्रधानता, फिर है वार्तालाप के पश्चात लेखन का आरंभ, और व्याकरण शिक्षा की आगमन प्रणाली, प्रोक्ष विधि, गठन विधि, वेस्ट की विधि, नवीन पद्धति, मतलब हर चीज की ये, जैसे एक तो प्रत्यक्ष विधि हो गई। अब प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, यानी कि सामने बैठ के भाषा की शिक्षा दी जाती है, ठीक है, वो तो होती है प्रत्यक्ष विधि। फिर है वार्तालाप के पश्चात लेखन का आरंभ, यानी जैसे ही हम उसको कुछ भी बताते हैं हिंदी भाषा के बारे में, या फिर किसी भी भाषा के बारे में, कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, उसके बारे में हम कुछ भी बताते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो क्या करता है, लिखना सीखता है, ठीक है। अगर मौखिक रूप में वो सीख जाता है भाषा, तो लिखना भी जल्दी सीख जाता है। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि वार्तालाप के बाद लेखन का आरंभ हो जाता है। फिर है वार्तालाप की प्रधानता, यानी वार्तालाप क्या होता है, प्रधान होता है। फिर है व्याकरण शिक्षा की आगमन प्रणाली। अब व्याकरण जो है वो तो ज्यादातर भाषा में ही काम आती है, व्याकरण के बिना तो भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। देखो आप, व्याकरण क्या करती है, भाषा में सुधार करती है, ठीक है। फिर श्रीधर नाथ मुखर्जी, इन्होंने क्या कहा है, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों के बारे में इन्होंने कहा है कि किसी भी शिक्षण विधि में मातृभाषा का उपयोग एकदम बंद नहीं किया जाता। यानी मान लो कोई भी XYZ कोई भी शिक्षण पद्धति है, उसमें मातृभाषा का प्रयोग एकदम से बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम मातृभाषा का प्रयोग बंद कर देंगे तो बच्चे को समझने में क्या होगी, कठिनाई होगी। और अगर मातृभाषा में पढ़ा रहा है शिक्षक, तो बच्चा क्या करता है, उस चीज को जल्दी समझ जाता है।
तो श्री रघुनाथ जी जो है डॉक्टर हैं, वो श्री रघुनाथ जी मुखर्जी, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी शिक्षण विधि है उसके अंदर अचानक से मातृभाषा या फिर एकदम से बंद नहीं की जा सकती। हाँ, थोड़ा थोड़ा हम उसको कम कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसी पद्धति को उपयोगी बताया। यानी कि कोई भी वाक्य है उसको मातृभाषा में बदलकर बच्चे को सिखाया जाता है तो वो जल्दी सीख जाता है। ठीक है। फिर है परोक्ष विधि। इसके अंदर क्या होता है कि मातृभाषा से कोई भी नवीन भाषा का ज्ञान होता है। यानी मान लो हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें हिंदी आती है, फिर हम संस्कृत सीखते हैं, उसकी मदद से ही तो सीखते हैं। तो यही चीज परोक्ष विधि में बताई गई है। फिर है गठन विधि। इस विधि में कुछ प्रमुख शब्द और निर्मित वाक्यों के माध्यम से। ठीक है। फिर है वेस्ट की विधि या नवीन पद्धति। डॉक्टर माइकल वेस्ट थे, उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर माइकल वेस्ट उन्होंने बताया कि जो वेस्ट पद्धति होती है या नवीन पद्धति होती है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ये होता है कि हम कोई भी भाषा है, जैसे मान लो अंग्रेजी है, संस्कृत है, उसको खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर है वेस्ट की विधि। इसके सिद्धांत है भाषा शिक्षण में वाचन की प्रधानता और मातृभाषा का महत्व, ये मेन है। बाकी वेस्ट महोदय की है पद्धति किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुई? छोड़ो ये सब। इतिहास शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य। अब इतिहास शिक्षण क्या होता है? इतिहास पढ़ाने को क्या कहते हैं? इतिहास शिक्षण। इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? अब थानबेरो ही है इतिहास क्यों बताया जाए, ताकि जो पास्ट में कुछ भी गलत काम करे राजा महाराजा, वह काम के ना हो, दोहराया ना जा, यानी वर्तमान में उनको दोहराया ना जाए, ना ही कभी भविष्य में दोहराया जाए। इसलिए क्या इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास पढ़ाने का मतलब क्या है कि उन सभी का एग्जाम्पल दिया जाता है। पीछे कोई भी मान लो ताकतवर राजा है या फिर कोई अच्छे कर्म किए हुए हैं किसी के, तो उनसे क्या मिलती है? बच्चे को प्रेरणा मिलती है। और मान लो अगर इतिहास में कुछ गलत हुआ है तो उससे क्या मिलती है? बच्चे को सीख मिलती है कि मान लो भूतकाल में इतनी शिक्षा का दौर नहीं था तो उन्होंने गलती कर दी, कोई बात नहीं है, लेकिन हम उस गलती को दोहराएंगे नहीं। इसीलिए क्या है, इतिहास पढ़ाना जरूरी है। इतिहास से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है और नवीन विचारों का भी विकास होता है। इसमें क्या क्या दिया है? कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों का निर्माण होता है, यानी कि अपने कर्तव्य के प्रति नागरिक क्या होते हैं? जागरूक होते हैं। फिर है वर्तमान के मूल्यांकन, यानी वर्तमान का मूल्यांकन किया जाता है और भविष्य का आकलन किया जाता है, यानी वर्तमान की तो जांच होती है और भविष्य का अंदाजा लगा लिया जाता है कि आगे क्या हो सकता है। फिर अंतरराष्ट्रीय भावना का विकास होता है और अतीत से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, यानी जो बीत गया उसके लिए प्रेम उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, यानी कि देशभक्ति का भी तो विकास होता है राष्ट्रीय भावना का। और पाठ की योजना की आवश्यकता क्यों थी? इसके अंदर कई पॉइंट दिए हैं, जैसे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है। पाठ की योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अध्यापक को आत्मविश्वास मिलता है इससे, पाठ योजना से, और उसकी शिक्षण शैली में सुधार आता है। क्रमबद्ध कार्य करने की आदत का निर्माण हो जाता है। फिर है अध्यापक में शिक्षण कौशलों का विकास होता है। पाठ योजना द्वारा कक्षा में अनुशासन रहता है। फिर है भूगोल शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य। अब देखो भूगोल शिक्षण क्यों दिया जाता है। भूगोल का शिक्षण क्यों दिया जाता है? अब एक वैज्ञानिक हैं जेम्स फेयर ग्रीव, इन्होंने क्या बताया कि भूगोल शिक्षण का जो उद्देश्य है
वो भावी नागरिक को वृत्त विश्व का महत्व बताती है। जब इसके अध्ययन से वास्तविक कल्पना करने में शिक्षित करना और इस प्रकार दुनिया में होने वाली राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में निष्पक्ष होकर विचार करने में सहायता देती है। यानी इन्होंने क्या कहा कि भूगोलिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि देश में हो रही राजनीतिक और सामाजिक इन सभी घटनाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें ठीक करने का अवसर मिलता है। फिर है मानसिक अनुशासन का विकास होता है। देश प्रेम की भावना का विकास होगा क्योंकि देश की स्थिति विस्तार के बारे में बताएंगे, देश के कल्चर के बारे में बताएंगे भूगोल के अंदर, या फिर मान लो आप विभिन्न पर्यटन स्थल भी बताए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, देश प्रेम की भावना का विकास होगा। हमारे देश के अंदर ये है एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं, जैसे लाल किला, मतलब पुरानी इमारतों के बारे में, महलों के बारे में, दुर्गों के बारे में, जो भी भूगोलिक शिक्षण में बताया जाता है उससे क्या होता है, देश प्रेम की भावना का विकास होता है। संस्कृति यानी संस्कृति का भी विकास होता है, चरित्र निर्माण होता है। इतिहास की बातें भूगोल भी चरित्र चित्रण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रोफेसर L.F. होटेज ने भूगोल शिक्षण के उद्देश्य को 2 वर्गों में विभाजित किया, एक तो व्यवहारिक और एक सांस्कृतिक। ये भी छोड़ दो, आपके कोई काम का नहीं है। गणित शिक्षण के उद्देश्य का वर्णन करो। अब गणित जो है वो है ना साइंस का एक पार्ट है। अब गणित के अंदर क्या होता है कि बच्चा अगर गणित पढ़ता है ना तो उसके अंदर ज्ञान की खोज करने की ललक पैदा हो जाती है। ज्ञान की खोज करने कैसे, यानी गणित के अंदर कोई भी सवाल निकालता है बच्चा, तो मान लो अगर उसने कोई भी फॉर्मूला लिया, फिर वो सोचेगा इस फॉर्मूले से ये प्रश्न हुआ है, इससे कैसे हुआ, वो उसके बारे में खोज करने की कोशिश करेगा, यानी इस तरह वो ज्ञान की खोज करेगा। ठीक है। फिर है छात्र में अंतर्निहित गुणों व योग्यताओं का विकास कौन करती है, गणित करती है। छात्र को सौंदर्य तथा आनंद की अनुभूति प्रदान करना, खाली क्षणों का उपयोग करना सिखाना। खाली क्षणों यानी फ्री टाइम में उपयोग करना सिखा दे, यानी फ्री टाइम को नहीं भी बच्चा जन के करे मैथ पढ़े नहीं भी गन फ्री टाइम को नहीं, वो क्या करेगा फ्री टाइम में मैथ का सवाल निकालेगा, यानी वो अपना टाइम वेस्ट कौन करे, वो टाइम ने क्या करेगा काम में लेने लग जाएगा। ठीक है। फिर छात्र ज्ञान सूझबूझ रुचियां तथा कलाओं आदि से सुसज्जित करना और छात्र को समाज के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार करना। ये क्या हो गए, इसके उद्देश्य हो गए, गणित शिक्षण के उद्देश्य। फिर है विज्ञान पढ़ाने की 3 विधियां। अब विधियां जो है वह यही है, पाठ्य पुस्तक विधि और किमी को नहीं, व्याख्यान विधि और प्रयोगशाला विधि। पाठ्य पुस्तक को ध्यान में रही है, सारी किताब जो होगी वह विधि, और व्याख्यान यानी व्याख्या करना, और प्रयोगशाला यानी जो भी चीज आप साइंस में पढ़ा हाँ बिन के करापी काम में लेके देखा, यानी कि लैब में से देखा होगा कोई भी साइंस के अंदर, मान लो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहा हो थे, फिजिक्स के अंदर कुछ भी पढ़ रहा हो, बाद में उन प्रयोगशाला यानी लैब के अंदर प्रयोग करके देखो। फिर है नैतिक शिक्षण। अब नैतिक शिक्षण की जानकारी क्या होगी, यानी बच्चे को जो नैतिक व्यवहार हो है ना उसकी शिक्षा देनी भी क्यों है, जरूरी हो है। अगर कोई बच्चा नैतिक शिक्षण से वंचित रह जाए तो वो क्या करे है, अनैतिक व्यवहार करे। ठीक है। नैतिक शिक्षण की एक अहम भूमिका होती है, नैतिक जीवन के अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है उसके अंदर, और नैतिक गुणों के विकास के बिना वो अनैतिक व्यवहार करेगा सभी से, जो कि शोभा नहीं देता उसको। फिर है देखो नैतिक शिक्षा के अंदर क्या बताया कि पूरे समाज और देश में नैतिकता उत्पन्न करता है ऐसा व्यवहार जिसके अनुसार अथवा जिसका अनुकरण करने से सबकी रक्षा हो सके। यानी अगर हम नैतिक शिक्षण
या फिर नैतिक व्यवहार का अनुसरण करते हैं तो वो क्या होता है, देश की भलाई के लिए होता है। ठीक है। फिर है विद्यालय में नैतिक शिक्षा की शिक्षण विधियों के स्वरूप। अब विद्यालय में नैतिक व्यवहार की शिक्षा कैसे दी जाती है, जैसे कोई भी महापुरुष है, जैसे कोई भी महापुरुष मान लो आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, उनका क्या दिया जाता है, उन्हें आदर्श बनाया जाता है। उन्हें महापुरुषों को आदर्श मानकर बच्चों को नैतिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। ठीक है। फिर है अध्यापक छात्र का घनिष्ठ संबंध। मतलब आजकल अध्यापक और छात्र के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि नैतिक शिक्षण व्यवहार की शिक्षा देने के लिए छात्र और अध्यापक में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। कर्तव्य पूर्णता तथा अनुशासन, यानी विद्यालय में अनुशासन का होना जरूरी है। उससे क्या होगा, बच्चे अपने कर्तव्य को भली भांति समझेंगे और पूरा करेंगे। और नैतिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर देना चाहिए। ठीक है। प्रधानाचार्य और अध्यापकों का क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष यानी किसी भी बच्चे की साइड नहीं लेनी चाहिए। अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए सभी बच्चे क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। उनकी दृष्टि में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फिर है नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन करने पुरस्कार एवं दंड का प्रावधान, यानी नैतिक मूल्य पर पुरस्कार और अनैतिक व्यवहार पर दंड मिलना चाहिए बच्चे को। यानी कोई भी बच्चा अगर अनैतिक व्यवहार करता हुआ पाया जाता है तो उसे दंड का प्रावधान, और अगर कोई नैतिक व्यवहार करता मिला तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। यही क्या होता है, नैतिक शिक्षण होता है। ठीक है। विद्यालय में विभिन्न प्रयास किए जाते हैं, जैसे किसी को आदर्श मानकर प्रधानाध्यापक और अध्यापक द्वारा निष्पक्ष होकर नैतिक शिक्षण अनिवार्य कर विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने पर, और अध्यापक और छात्र का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अनैतिक व्यवहार पर दंड तथा नैतिक व्यवहार पर पुरस्कार मिलना चाहिए। फिर है इतिहास शिक्षण की किसी एक विधि का विस्तृत विवेचना कीजिए। इसमें कोई भी विधि ले लो, जैसे इसमें कथात्मक विधि बताई है, इसका प्रयोग जो है ना वो छोटी कक्षा में छोटे बच्चों के लिए किया जाता है, क्योंकि कोई भी स्टोरी होती है वो छोटे बच्चों को ज्यादा स्टोरी बताई जाती है, बड़े बच्चों को इतनी स्टोरियां नहीं बताई जाती। कथात्मक यानी कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसको एक स्टोरी के रूप में बताया जाता है, उसे क्या कहा गया, कथात्मक विधि कहा गया। और ये किसका पार्ट है, इतिहास शिक्षण का एक पार्ट है। अगर आपसे ऐसे पूछे कि इतिहास शिक्षण का भाग या फिर इतिहास शिक्षण की कौन सी विधि है, एग्जाम्पल तो कथात्मक विधि है, वो छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है कथात्मक विधि। ठीक है। आगे देखो, शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षण के उद्देश्य 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला तो है ज्ञानात्मक, फिर है अवबोधात्मक, तीसरा है क्रियात्मक, और चौथा है सृजनात्मक। शिक्षण विधि के चरण बताएंगे, यानी कि ज्ञान का अर्जन होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर है अवबोध, यानी कि उस चीज का क्या होता है, एहसास होता है। और क्रियात्मक यानी कि हम कोई भी क्रिया करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सृजनात्मक यानी उस चीज में सुधार किया जाता है, काट पीट कर चीर फाड़ कर उसमें सुधार किया जाता है। फिर है ज्ञानात्मक पक्ष, मनोविज्ञान छोड़ दो, ये कोई काम नहीं है। मूल्यांकन उपागम के पद छोड़ो, ये भी। ये देखो RCEM उपागम के पद लास्ट में दिया है। इस पर क्या 3 प्रमुख पद होते हैं,
एक अदा, एक प्रक्रिया और पर्दा। इसके अंदर क्या क्या बताया गया है? जो अदा है इसको अपेक्षित व्यवहार परिणाम का नाम दिया गया। अपेक्षित व्यवहार परिणाम। यानी जिस व्यवहार की हम अपेक्षा करते हैं वो हमें अदा के अंदर मिलता है। अब अदा क्या है? उपागम का पद है। किसके अनुसार? RCIM। RCIM, ठीक है। फिर देखो प्रक्रिया, इसके अंदर क्या होता है? संप्रेषण, व्यू रचना। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण होता है कि किसी भी बात को दूसरे तक पहुंचाना, उसकी बात को ग्रहण करना और अपनी बात उस तक पहुंचाना, उसे क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। फिर है पर्दा। पर्दा के अंदर क्या होता है? वास्तविक अधिगम परिणाम। अधिगम यानी सीखना। वास्तविक रूप से जो भी चीज हम सीखते हैं वो इसके अंदर आती है, पर्दा के अंदर। यानी वास्तविक रूप से सीखी जाने वाली चीजों का परिणाम पर्दा के अंदर आता है। बस इतना ही याद रखना है। इस चैप्टर में कुछ भी खास नहीं है, बस सिर्फ ये याद रख लेना कौन सी शिक्षण विधि है, किसके बारे में बताया गया है, इतिहास क्यों जरूरी है, भूगोल क्यों जरूरी है, विज्ञान क्यों जरूरी है। सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। बाकी हम अगला चैप्टर करेंगे अगली क्लास में।